जुर्माना तो नहीं भरेंगे। हम गांधी जी के शिष्य हैं। जुर्माना देने का मतलब है कि हम ये कबूल कर रहे हैं कि हमने गलती की। हमने तो इंसाफ मांगा है। इंसाफ मांगना तो कोई जुर्म नहीं है। तो ये तो भयानक अन्याय है। मैं इस देश में जो पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला है वो मेरे परिवार के सदस्य पर चला है। फिर अदालत ये कह रही है कि कोई अदालत आओ ही मत, इंसाफ मांगो ही मत, लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में साल 2009 में 17 आदिवासियों की हत्या व पुलिस मुठभेड़ की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले हिमांशु कुमार को 4 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जिन ग्रामीणों की हत्या की गई है उनमें कई लोग एक ही परिवार से हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला भी शामिल है, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नक्सली मुठभेड़ बताया है। हिमांशु कुमार ने इस पूरे मामले की केंद्र सरकार की एजेंसी यानी कि एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग की, पर कोर्ट के इस फैसले ने हिमांशु कुमार की दिक्कत बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट में झूठे सबूत देने का मामला चलाने की मांग को नामंजूर करते हुए कहा है कि इसका फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर झूठा केस दर्ज कराने के लिए कार्रवाई करने की छूट दी है। 2009 में जब 17 आदिवासियों की हत्या की गई उस समय हिमांशु कुमार दंतेवाड़ा में वनवासी चेतना आश्रम चलाते थे और मौजूदा समय में उनकी पहचान जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हिमांशु कुमार। न्यूज़बीन में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कोर्ट ने आप पर जुर्माना लगाया है 5 लाख रुपए का, ये जुर्माना भरेंगे या नहीं? जुर्माना तो नहीं भरेंगे। हम गांधी जी के शिष्य हैं। गांधी जी को जब चंपारण में गांधी जी वहां किसानों की तकलीफ सुनने गए तो वहां उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनसे मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम 100 रुपए का मुचलका दो तो तुम्हें रिहा किया जाएगा, तो गांधी जी ने कहा कि मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। तो हम गांधी जी के शिष्य हैं और जुर्माना देने का मतलब है कि हम ये कबूल कर रहे हैं कि हमने गलती की। हमने तो इंसाफ मांगा है। इंसाफ मांगना तो कोई जुर्म नहीं है। हम तो जुर्म तो बार बार करेंगे, करना तो नहीं देंगे। हम हंसते हंसते जेल जाएंगे। कोर्ट के फैसले पर भी आते हैं, उससे पहले दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, पहले जो पूरा मामला था 2009 का वो जरा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जिस पर आप पर ये फैसला आया। जी मैं और मेरी पत्नी 1992 में छत्तीसगढ़ चले गए थे और हमने वहां एक गांधीवादी आश्रम बनाया और हम लोग आदिवासियों की सेवा कर रहे थे। तभी वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों को आदिवासियों की जमीनें हड़प कर सौंपने के लिए सरकार ने वहां एक सलवा जुड़ुम नाम का अभियान चलाया जिसमें 650 गांव को जला दिया गया। हजारों आदिवासियों की हत्या की गई, हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किए गए, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या की गई। उसी दौरान 2009 में गोमपाड़ नाम के गांव में जो अब सुकमा जिले में है आदिवासियों की हत्या हुई थी जिसमें 1.5 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी गई थी। वो अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सर में चाकू मार दिया, उसकी 8 साल की मौसी को तलवार से काट दिया, उसके नाना नानी को मार दिया, 70 साल की बूढ़ी महिला के वक्ष काट दिए, 80 साल के बुजुर्ग आदिवासी का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 आदिवासियों का कत्ल किया गया था। वो लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया और हमने कहा चलिए फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। हम लोग गए और वहां गांव में बैठे और हमने आदिवासियों से बातचीत की और आदिवासियों ने हमें जो सब बताया उसमें एक महिला थी जिसके पांव में गोली मार दी गई थी, उसकी पांव की हड्डी उड़ गई थी, टुकड़ा उड़ गया था हड्डी का, तो सोडी संभो उसका नाम था। उसको लेकर और 12 अन्य आदिवासियों के साथ हम लोग दिल्ली आए
दिल्ली आकर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जन सुनवाई करी। उसमें दिल्ली के बहुत बड़े बड़े मीडिया के लोग और प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय, नंदिनी सुंदर और बहुत सारे लोग आए। देखिए, मैंने आपका फेसबुक पोस्ट भी देखा, आपने उसमें वो पोस्ट भी किया हुआ है। अदालत का काम होता है लोगों को इंसाफ देना। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो क्या आपके साथ नाइंसाफी हुई है? बिल्कुल, ये जो फैसला है ये नाइंसाफी है, ये न्याय नहीं है। लोग न्याय मांगने आए थे, न्याय मांगने वाले लोगों को ही दोषी बता दिया गया और उनको पर ही जुर्माना लगा दिया गया। तो ये तो भयानक अन्याय है और इस फैसले से इन जो जजेस हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत गिराई है। असल में न्यायालय की अवमानना जजों ने इस फैसले में की है। हम तो न्यायालय का सम्मान बचाना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यायालय का सम्मान बचा रहे। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आपका कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर रहा आपके साथ? बिल्कुल नहीं, ये अन्याय है। लोगों ने कहा था कि जो हुआ है उसकी आप सीबीआई से जांच करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट को जांच तो करवानी चाहिए। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच नहीं करवाई गई है। हिमांशु कुमार कहते हैं कि हमारा कौन सा मुकदमा ऐसा है जो झूठा साबित हुआ है? वही मैं कह रहा हूं कि मैंने तो 519 जिसमें पुलिस द्वारा हत्या, अपहरण वगैरह किए गए हैं, तो आज तक एक भी मामला मेरा झूठा साबित नहीं हुआ है। तो इस मामले में भी जांच क्यों नहीं कराई सुप्रीम कोर्ट ने? और बिना जांच के सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? देखिए, 2010 में कोर्ट ने दिल्ली की जिला जज जीपी मित्तल को 12 आदिवासी याचिकाकर्ताओं के बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिकायतकर्ताओं ने जिला जज के सामने बयान दिए थे कि कुछ अज्ञात लोगों ने जंगल से आकर ग्रामीणों की हत्या की थी। साथ ही किसी ने भी सुरक्षा बलों के सदस्यों पर सवाल नहीं उठाए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। इन 6 आदिवासियों को पुलिस ने किडनैप किया। किडनैपिंग का वीडियो पत्रकारों ने बनाया, वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आज भी मौजूद है। अपहरण के दौरान अवैध हिरासत में रख करके इन आदिवासियों को जान से मारने की धमकी दी पुलिस ने, ताकि फॉल्स एविडेंस क्रिएट किया जा सके और अपनी हिरासत में ला करके बयान दिलवाया। अच्छा, उसमें भी आदिवासियों ने ये नहीं कहा कि हिमांशु कुमार झूठ बोल रहे हैं या हमारे घर वालों की हत्या नहीं हुई है या ये मुकदमा झूठा है। उन्होंने कहा कि वर्दीधारी अज्ञात लोग आए जंगल से और हमारे घर वालों की हत्या करके चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या फर्ज था कि वो जांच करवाए कि वो अज्ञात लोग कौन है। वो ये तो नहीं कह रहे कि पुलिस वाले नहीं है, वो ये कह रहे अज्ञात थे और पिटीशन में उन्होंने कहा पुलिस वाले थे। अब जब पुलिस वाले अपहरण करके लाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो जांच करवाता। तो जांच क्यों नहीं करवाई? हिमांशु कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि हिंसक नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाने के लिए आप अदालत का सहारा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें नक्सलियों की मदद कैसे हो जाएगी? अगर लोगों को न्याय दे दिया जाएगा तो नक्सलियों का क्या फायदा हो जाएगा, और अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो देश का क्या फायदा हो जाएगा? इसमें नक्सलियों का क्या नुकसान हो गया? अगर मेरे ऊपर जुर्माना लगा दिया गया और आदिवासियों को न्याय नहीं दिया गया तो इसमें नक्सलियों को कौन सा नुकसान हो गया और देश का क्या फायदा हो गया? ये तो बेकार का इल्जाम लगाया जा रहा है, बेकार की बात की जा रही है जिसका कोई आधार ही नहीं है। भाई, लोगों को न्याय दो तो उससे तो देश की व्यवस्था मजबूत होगी, न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। तो इससे नक्सलियों का क्या फायदा हो जाएगा? फैसला यहाँ पर कोर्ट का है उससे आप नाखुश है, इंसाफ आपको नहीं मिला है। हिमांशु कुमार कहते हैं कि अदालत नाइंसाफी करेगी तो अदालत की जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक, हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट जनता की संपत्ति है, ये जनता का संस्था है और इसकी हिफाजत जनता को करनी है। इसको हम कुछ जजों के भरोसे नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि जज तो लालच में आ सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्ति के लालच में आ सकते हैं, दबाव में। किस लालच की आप बात कर रहे हैं? आप कहते अब हैं आप कि देखिए कि लालच किस में आते तरीके हैं से, जज, आप कहते हैं कि जो जज है वो डर भी सकते हैं, ये आप आरोप लगाते हुए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रही हैं कि किस तरीके से ऐसे फैसले दिए गए हैं जो बिल्कुल असंवैधानिक थे, और उसके बाद जजों ने जाके राज्यसभा की सीट ले ली। आप जानती हैं ना। तो फिर ये कोई आश्चर्यजनक बात तो नहीं है। तो हम कुछ जजों के भरोसे सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप सकते। सुप्रीम कोर्ट जनता की का संस्था है, जनता को उसकी हिफाजत करनी है। जज गलती कर सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं, लालच में आ सकते हैं, और अगर वो गलती करेंगे तो उनके खिलाफ बोला जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। और देखिए, भारत में जो अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मान रहा मैं इसको कोर्ट की इज्जत बचाने की अपनी कोशिश मान रहा हूं। मैं तो कोर्ट का सम्मान की रक्षा कर रहा हूं। मैं इस देश में जो पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला है, वो मेरे परिवार के सदस्य पर चला है। आजादी के बाद पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप मेरे ताऊ पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा पर लगा था। अगर आप गूगल में सर्च करें तो पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ताऊ जी पर लगा था। उन्होंने 2 जजों के खिलाफ शिकायत करी थी कि जज भ्रष्ट हैं, और हाई कोर्ट में मेरे ताऊ जी हार गए थे लखनऊ में, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मेरे ताऊ जी जीत गए थे। 2010 की अगर हम बात करें, 2010 का मैं जिक्र करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार को जो शिकायत यहाँ पर की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसको फटकार यहाँ पर लगाई गई। लेकिन अब 2022 में ऐसा क्या हो गया? हाँ, तो अभी जो जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, वो बहुत निराशा पैदा करने वाला है। आप देख रही हैं कि किस तरीके से अभी तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डाल दिया गया, जो इंसाफ के लिए। अब देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ एक वकील है। एक वकील के पास अगर लोग आएंगे और कहेंगे कि साहब हमारे घर वालों का कत्ल हुआ है, आप अदालत में हमारा मुकदमा पेश कर दीजिए, तो वकील अदालत चला जाएगा और कहेगा कि भाई इनका मुकदमा सुन लीजिए। अब अदालत अगर वकील को जेल में डाल दे, तो ये तो फिर अदालत ये कह रही है कि कोई अदालत आओ ही मत, इंसाफ मांगो ही मत। इंसाफ मांगना जुर्म है। तो आज 2022 की सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का फैसला दे रही है, तो हमें अदालत की चिंता करने की जरूरत है ना, कि ये कैसी अदालत बन गई है। और इस अदालत को न्याय का केंद्र बनाकर रखने की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की है ना, वो तो हम जरूर करेंगे। हिमांशु कुमार, कोर्ट सबूतों से चलता है, हिमांशु कुमार की दलीलों से नहीं चलता। भाई, सबूत तो तब मिलेंगे जब जांच होगी। बिना जांच के सबूत कहां से मिलेंगे? तो ये हमारे सबूतों को तो नहीं देख रहा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, शीर्ष अदालत ने नक्सलियों को बचाने वाले संगठनों की जांच के लिए राज्य सरकार को छूट दी है। साथ ही जो याचिका करता है उस पर झूठा केस दर्ज कराने के लिए कार्रवाई करने की छूट दी है। तो क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है? अब ये तो राज्य सरकार जाने। राज्य सरकार क्या करेगी ये मुझे नहीं पता। वो मेरे खिलाफ अगर केस करेगी तो हम केस का सामना करेंगे। आखिर में एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी, आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? आप आगे किस प्रकार से इस तरीके से आवाज उठाते रहेंगे कि आपकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा? देखिए, अब ये जो मामला है, ये मामला भारत की न्याय व्यवस्था को बचाने की एक जन मुहिम में बदल चुका है। इसमें लाखों लोग शामिल हैं और उनका समर्थन भी है। और अब लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अब मुझे तो कुछ तय नहीं करना है, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। बाकी लोग अब क्या करेंगे, ये तो अब सब लोग मिल बैठ करके विचार करके रणनीति बनाएंगे। न्यूज़बिन से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।